वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके जियोग्राफी के पोर्शन का है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी कि हमारी अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारी जो आबो हवा है, जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट्स है, वेदर्स है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म हो रहा है उसके बारे में लर्न करेंगे। साथ ही साथ उसके रीज़न कौन कौन से और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 37, चैप्टर नंबर 7, इन्वायरमेंटल चेंजेस। द एयर दैट एनवलप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है यहाँ पे कि जो हवा है ना, जो पृथ्वी के आसपास उसको घुमा के उस सारे बाजुओं में उसके आवरण है, जो हवा का आवरण है ना अर्थ के पास, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी एटमॉस्फेयर क्यों पॉल्यूटेड होता है? तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. अभी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज? तो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स। The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. अभी environmental changes की definition है यहाँ पे कि जो चेंजेस होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर में, हमारे यहाँ के पवन में, उसकी दिशाओं में, हमारे यहाँ पे जो भेज होता है, जो मॉइस्चर होता है, वातावरण में नमी होती है, उसको हम वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी का गर्म क्यों होता है? पृथ्वी गर्म क्यों होती है? पॉल्यूशन की वजह से। और ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस। Find out the places that experience extreme rain, heat and cold and extreme climate condition with the help of the given table. Also find out the reason for the same. यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि नीचे जो टेबल दिया है पेज नंबर 37 पे, टेबल में, वहाँ पे जो रेन होती है, हीट होती है, कोल्ड है, एक्सट्रीम क्लाइमेट की सारी कंडीशंस है, वो उसको फाइंड आउट करना है और उसका रीज़न भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला, अभी हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। पहला है रसिया, जहाँ पे हीट है 15 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड है -20 डिग्री सेल्सियस, और रेन जो होती है 100 सेंटीमीटर की होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो रशिया जो है ना बहुत ही शीत प्रदेश में आया हुआ है, वो बहुत ही ठंडे प्रदेश में आया हुआ है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑलवेज लो रहता है, और सिर्फ विंटर सीजन में कुछ कुछ जगहों पे जो बर्फ़ की बारिश होती है, और जो सी से, समंदर से दूर होते हैं ना, वही एरियाज़ में थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे बारिश का प्रमाण भी कम है। उसके बाद है यहाँ पे ईरान। तो वहाँ पे हीट है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, कोल्ड है वो 10 डिग्री सेल्सियस, और बारिश है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ना डेजर्ट वाला एरिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी गर्म आबो हवा रहती है, और उसका जो टेम्परेचर है ना वो एवरेज है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से ना जो मॉइस्चर होता है ना वो कम होता है, इसलिए यहाँ पे बारिश का प्रमाण भी कम है। उसके बाद है ब्राज़ील, जहाँ पे हीट है 38 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड है 25 डिग्री सेल्सियस, और बारिश है 250 सेंटीमीटर। ओके, जो कि जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आया है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर है 38 डिग्री, और यहाँ पे कोल्ड है, जो ठंडी का प्रमाण है ना वो थोड़ा सा लो है। और यहाँ पे हमेशा ही पवन, विंड का जो प्रवाह है ना वो हमेशा ही रहता है, और यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, इसलिए यहाँ पे एवरेज बारिश होती है, यानी कि जितनी ज़रूरियात होती है ना उतनी बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको ये समझना है, क्योंकि सारी जो कंट्री है ना वहाँ पे उसकी जगह को लेके सारे चेंजेस होते हैं। अगर कोई ठंडे रीजन में आया होता है, ठंडे एरिया में, टुंड्रा रीजन जो हम बोलते हैं, फ्रीजिड जोन, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। जो कोई भी गर्म प्रदेशों में आया होता है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इस तरीके से आपको ये नॉर्वे, फिलीपाइंस एंड सऊदी अरेबिया के बारे में भी फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज वेदर, यानी कि वेदर यानी कि हवामान। ओके, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट
ऑफ टाइम इज नोन एज अ वेदर। ये है आपकी वेदर की डेफिनेशन है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वहाँ का टेम्परेचर, रेन और वहाँ का वो मॉइस्चर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में नमी होती है ना, लाइक जो होता है धुम्मस जो होता है, भेज जो होता है, वो दिखाता है ना, वो कंडीशन होती है उसकी, जो स्थिति होती है ना, सरेराश स्थिति, ओके, एवरेज कंडीशन, उसको हम बोलेंगे वेदर। What would be the weather of this place? Write your answer in your notebook after carefully observing the given map। यानी कि यहाँ पे जो हमें मैप दिया है ना, उसको ऑब्जर्व करके उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखा है, लेकिन उससे पहले आपको मैप समझना आता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आपकी बुक में आप देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में, कि कुछ टेम्परेचर लिखा हुआ है कि इस बीच में यहाँ का टेम्परेचर है, को मेन जगहों का टेम्परेचर दिया है, और टेम्परेचर बहुत ही एवरेज है, तो इसके हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ठंड की सीज़न भारत में विंटर सीज़न दिखाई दे रही है, और जो नॉर्थ इंडिया है ना हमारा, वहाँ पे ठंड का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है, जो एकदम से हाई एटमॉस्फेयर है, वो अहमदाबाद में है। सबसे कम एटमॉस्फेयर है वो लखनऊ में है। तो सबसे कम जो टेम्परेचर है वो लखनऊ में है, सबसे हाई टेम्परेचर अहमदाबाद में है। तब आपको उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स लिखने हैं कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर है और ये सीज़न यहाँ पे चल रही है, उसके हिसाब से आपको देखना है। आपने कभी भी न्यूज़ देखी होगी तो वहाँ पे जब टेम्परेचर की न्यूज़ आती है ना, तो वहाँ पे वो जगह दिखाते और वहाँ पे सनलाइट दिखाते, प्योर सनलाइट होती है ना, तो ऐसा समझना है लाइक वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। फिर थंडरस्टॉर्म का यानी कि ठंडे पवनों के साथ बारिश की जो साइन होती है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सारी साइंस हमें दी गई है। फुल जो सन है ना, तो यहाँ पे लखनऊ में देखो सिर्फ 9 डिग्री एटमॉस्फेयर हमें दिखाया गया है। तो आपको यहाँ से पूरा अनुमान करके लिखना है कि इस टेम्परेचर इस डिग्री के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर है। तो 9 to 10 पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिख के कंप्लीट करने हैं। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे व्हाट इज क्लाइमेट, यानी कि आबो हवा, यानी कि जो टेम्परेचर होता है, लेकिन वो 30 to 35 ईयर्स तक उसका एवरेज टेम्परेचर हमें नोट करना है, हमें मार्क करना है, और इसके हिसाब से हम क्लाइमेट का अंदाज़ा हमें लगाना है, ओके। तो डेफिनेशन है the average condition of rain temperature and moisture for over more than 35 years in any is known as a climate। यानी कि 35 years या तो फिर उससे ज़्यादा ईयर्स है, तो वहाँ का कोई भी जगह का पर्टिकुलर एवरेज टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, रेन है, तो उसको हम बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की आबो हवा। क्योंकि 35 ईयर्स में कोई भी जगह पे बारिश नहीं होती है ना, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर कम है, ऑलवेज कम रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज ज़्यादा रहता है, इसलिए भी वहाँ पे रेन ऑलवेज कम आती है, ठीक है। हमने आगे वेदर की जो डेफिनेशन देखी थी ना, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए था। जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रही है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज क्लाउडी वेदर है, ठीक है। फिर जब समर सीजन होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि आज सनी वेदर है, आज धूप ज़्यादा है, या तो फिर आज बारिश ज़्यादा है। लेकिन हमें कोई कंट्री के बारे में बोलना है तो वहाँ पे हम किसी दिन का अनुमान लगा के नहीं देख सकते, इसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। जो कुछ भी हम क्लाइमेट दिखाते हैं उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होता है। तो 35 ईयर्स या तो फिर उससे ज़्यादा वहाँ का जो एवरेज कंडीशन होती है ना, रेन की, टेम्परेचर की, मॉइस्चर की, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। अभी नीचे हमें पिक्चर्स दिए हैं, यहाँ पे लिखा है सीन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो हम नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सीन हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे पतझड़ जैसा है कि पूरा एकदम ट्री जो है वो सब ग्रीनरीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रीनरीज है नहीं। और नीचे जो है ना, वहाँ पे ग्लेशियर्स जो है ना वो पिघल रही है, हिम नदियाँ सारी जो होती है ना, जो फ्रीजी जोन में जो पूरा बर्फ़ होता है ना, वो पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीन होता है ना, ये पिक्चर हमें दिखाई दे रहे। लेकिन हम पहले लर्न करेंगे ग्रीन हाउस के बारे में। तो ग्रीन हाउस होता क्या है, ग्रीन हाउस फार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो टॉपिक है ग्रीन हाउस फार्मिंग। कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन। जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है यानी कि
क्लाइमेट होता है, ठंडी आबोहवा होती है, तो वहाँ पे सनरेज बहुत ही कम आती है। दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, और उससे क्या होता है, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स की ग्रोथ नहीं होती है। हैंस अरेंजमेंट आर मेड टू एक्यूमुलेटेड एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन, और इसके लिए क्या ऐसा ये लोग अरेंजमेंट करते हैं कि कुछ कृत्रिम तरीके से, कुछ मानव सर्जित तरीके से, नेचुरली तो सनरेज नहीं मिलती है, लेकिन किसी और तरीके से वो सनरेज प्लांट्स को प्रोवाइड करे। The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse फार्मिंग। यानी कि जो घर की जो छत होती है, तो फिर जहाँ पे ग्रीनरीज होती है वहाँ पे वो लोग छत होती है तो फिर कपड़ा बांधते हैं। उससे क्या होता है कि सनरेज जो होते हैं ना वो कलेक्ट होकर अंदर आती है और फिर अंदर ही रहती है, वहीं पे जो टेम्परेचर हॉट ही रहता है। इससे जो प्लांट होता है ना उसको एयर और वाटर तो मिलते हैं, साथ ही साथ इतनी ज़रूरियात जो जितनी गर्मी की ज़रूरत होती है ना उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सनरेज भी मिले रहते हैं। ऐसी प्रैक्टिस वो लोग करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, उसको नाम दिया है ग्रीन हाउस फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस फार्मिंग की पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपने कभी वाटर हीटर देखा होगा टेरेस पे या तो फिर कहीं पे अवेलेबल होता होगा, तो उसके ऊपर जो ब्लैक कलर होता है ना, ऐसी उसकी एक स्लाइड वो लोग लगाते हैं। उससे क्या होता है, ब्लैक कलर जो होता है ना वो सन के रेज को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ब्लैक कलर। तो सनरेज सीधी वहाँ पे आती है और उससे अंदर चली जाती है। फिर सनरेज क्या करेगी, यहाँ पे अंदर बहुत सारे प्लांट्स हो गए, फिर ये हाउस में सनरेज रहेगी, वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म रहेगा, तो प्लांट्स को सनरेज इस तरीके से मिलेगी, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग। अभी नेक्स्ट पेज पे हमें थिंक का पोर्शन दिया है। वाई आर द डोर्स एंड विंडोज मेड ऑफ ग्लास इन कंट्रीज हैव कोल्ड क्लाइमेट। अभी जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडी आबोहवा होती है, तो वहाँ पे लोग अपने घर के डोर्स और विंडोज कांच के क्यों बनाते हैं, तो कांच के इसलिए बनाते हैं ताकि उनका घर बंद हो या खुला हो वहाँ पे सनराइज ज़्यादा आए। अभी उनको कोल्ड सीजन में एक तो वैसे भी सन कम दिखता है, सनराइज कम आती है, तो कांच के जब उनके विंडोज़ और डोर्स हो गए ना ग्लास के बने हुए, तो वहाँ पे सनराइज उसको अट्रैक्ट करके उनके घरों में आएगी। सारे डोर्स और विंडोज़ बंद रहेंगे ना, फिर भी उनके घरों में गर्मी बनी रहेगी, टेम्परेचर अच्छे से बना रहेगा। इसलिए थोड़ी सी हीट पाने के लिए वो लोग अपने डोर्स एंड विंडोज़ ग्लास से बनाते हैं। नीचे हमें कुछ 6 फोटोग्राफ्स दिए हैं चेंजिंग क्लाइमेट्स के। ठीक है, चेंजिंग क्लाइमेट्स यहाँ पे 6 फोटोग्राफ्स दिए हैं, यू कैन सी ओवर हियर पेज नंबर 39। ओके, तो ये इसको इमेजिन करना है एंड नीचे कुछ लिखा है, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच द पिक्चर्स गिवन अबो इन योर नोटबुक। अभी आपको इसके ऊपर सेंटेंस बना के अपनी थिंग्स के ऊपर अपने थॉट्स के हिसाब से आपको सेंटेंस बना के यहाँ पे लिखने हैं। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, लाइक डेजर्ट जैसा है जहाँ पे जैसे दुकाल पड़ा हो, बारिश कम आई हो, इसलिए ज़मीन में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी फिनिश हो गया है, बारिश कम आई है तो सूखा पड़ गया है, और ये जो लैंड है ना ये देखो वो फट रही है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही गर्मी है। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर होगा हाई और बारिश होगी कम। ओके, ये डेजर्ट की फोटोग्राफ्स है, और डेजर्ट के बारे में पता है कि जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ पे ग्रीनरीज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ठंड भी एवरेज होगी, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उनका प्रमाण भी एवरेज होगा, इसलिए बारिश भी एवरेज आएगी, अच्छी आएगी, और जो हीट है ना वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइक हिमालयाज जैसे जो जैसे कि फ्रीजिड जोन में होते हैं ना हिमालय, जैसे कि हमारा बर्फ़ का बना हुआ है, इस तरीके से फ्रीजिड जोन में सारे जो पर्वत है ना, एंटार्क्टिका सर्कल, आर्कटिक सर्कल, वहाँ पे ये बर्फ़ से बने हुए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियरीज है ना वो पिघल रही है, क्योंकि वैश्विक गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो ये सारी सारी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। अभी यहाँ पे एकदम उससे ऑपोजिट पिक्चर है कि ज़्यादा एकदम से एकदम ग्रीनरीज है, तो यहाँ पे बारिश अच्छी आती होगी, ठंड एकदम एवरेज होगी, गर्मी भी एकदम एवरेज होगी, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का लेवल भी एकदम से एवरेज होगा। और अभी यहाँ पे जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आती है, लाइक मुंबई जैसी जगह होती है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी भी इतनी ही होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो
तो यहाँ ये है उसका पिक्चर, जिससे यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो पानी सारे भर गए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर से 6 to 7 पॉइंट्स आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो। जो भी आप इमेजिन करते हो पिक्चर को देख के वो आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन स्किल है वो बढ़ेगी और आप अपने हिसाब से लिखना सीख जाओगे। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक गर्मी जो होती है वो क्या है। एक्चुअली सिंपली ऐसा होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है ना, नीचे हमें पिक्चर दिया है, उसमें क्या होता है कि एक लेयर बन जाता है, उसमें से जो सनरेज होती है वो अंदर आ जाती है। सनरेज अंदर आ तो गई, फिर और से टकरा के उसको वापस जाना होता है और वो वापस जा नहीं सकती, वो परावर्तित होके उसको रिटर्न जाना होता है, यानी कि ताकि दूसरी जो फ्रेश सन एयर है वो एटमॉस्फेयर में आ सके, एटमॉस्फेयर क्लीन हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है। साथ ही साथ डिफोरेस्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसका इंक्रीज होना। ठीक है, जो सारे फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि अननेसेसरी गैसेस होते हैं उसका बढ़ जाना। हम ऑयल एंड पेट्रोल और इंजन ये सब यूज़ करते हैं, तो व्हीकल्स के जो धुएं होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कुछ गैसेस होते हैं, वो फिर यहीं पे रहते हैं। ठीक है, अर्थ के आजू बाजू में, इससे गर्मी का प्रमाण बढ़ता है। कैसी गर्मी? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक गर्मी, वैश्विक गर्मी का प्रमाण बढ़ता है। और कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लेयर दिया गया है, जो जहाँ से जो सनरेज होती है ना वो रिफ्लेक्टेड होती है, परावर्तित हो जाती है, यहाँ पे आके फिर चली जाती है, मतलब अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। ओके, तो इससे क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्लांट्स और उन सब के लिए अच्छा होता है, ग्रीन हाउस फार्मिंग, लेकिन उसकी कुछ इफेक्ट्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। Global warming refers to an unequal and conditional rise in average temperature of Earth's climate system due to greenhouse gases। अभी ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ अननेसेसरी टेम्परेचर, ऐसे ही एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन टेम्परेचर एंट्रैप्ड इंफ्रारेड रेडियंस, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो तब होता है कि कुछ गैसेस होते हैं ना, तो वो एंट्रेप होके, यानी कि विकिरण होके फिर अल्ट्रावायलेट किरण में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वो इसमें से बाहर नहीं जा सकते, और उससे उसके प्रभाव से क्या होता है, अर्थ एकदम गर्म हो जाती है। ग्रह जो होता है ना, जो प्लेनेट होता है एकदम से गर्म हो जाता है। दिस इफेक्ट्स मेक्स द प्लेनेट वार्मर। ये इफेक्ट से जो प्लेनेट होता है, यानी कि हमारी जो प्लेनेट यानी कि ग्रह यानी कि हमारी अर्थ, वो गर्म हो जाती है, विच सब्सिक्वेंटली रीचेस टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे होता है वैश्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। ये रही आपकी ग्लोबल वार्मिंग की पूरी डेफिनेशन एंड हाउ द ग्लोबल वार्मिंग अकर्स। ओके, तो आपको कभी भी ग्लोबल, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग ऐसा पूछते तो ये आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है, ये सब भी यहाँ तक का पूरा लिखना है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे हमें डू इट योर सेल्फ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने को बोला है। कवर योर सेल्फ विथ अ ब्लैंकेट फॉर 10 minutes। वॉट डिड यू एक्सपीरियंस? दिस इज वॉट द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स अस। अभी एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा कि सफोकेशन की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरे अर्थ में क्या प्रॉब्लम होती है। आपको ब्लैंकेट ओढ़ लेना है और अपने आप को, स्पेशली अपने नोज को उसमें कवर कर लेना है, बाहर की कोई एयर छोटी सी भी जगह से वहाँ अंदर एंटर ना हो पाए, इस तरीके से। उससे क्या होगा, सफोकेशन होगा, क्योंकि जो क्लीन एयर है वो तो अंदर आ जाएगी जिसमें हम ब्लैंकेट में कवर है उसमें। लेकिन जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बना रहेगा, क्योंकि हमने ब्लैंकेट ओढ़ के रखा है और बाहर की कोई हवा अंदर आ नहीं सकती, अंदर की हवा बाहर जा नहीं सकती, तो जब तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है हम लेते रहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन लेते जाएंगे, इतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बढ़ेगा और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, तो बहुत ही सफोकेशन होगा, एकदम से गरम गरम हवा आएगी और अंदर एकदम हमारा जो मन होता है ना, लाइक हमें किसी ने ऐसे नाक दबा दिया हो, हमारा मुंह दबा दिया हो, तो कैसे फील होता है, इस तरीके से फील होगा। एक्चुअली हमारी अर्थ को भी ऐसा ही फील होता है जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है।
अभी कुछ सर्वे यहाँ पे दिए गए हैं न्यूज़पेपर से, उसको यहाँ पे लिखा है न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर ऑफ वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस। अभी वेस्ट यूरोप में एकदम से गर्मी की वजह से ना सरेरास यानी कि एवरेज 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ावा होता है, यानी कि अभी 20 डिग्री होता है तो नेक्स्ट में 25 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, इस तरीके से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीच टू मैक्सिमम ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस इन 2009 CE। यानी कि दार्जिलिंग में जब महत्तम तापमान 14 डिग्री था तो अभी 28 डिग्री सेल्सियस यानी कि दुगना हो गया है। स्नोफॉल इन डेजर्ट, अभी डेजर्ट में बारिश तो चलो बहुत कम आती है, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होने लगी है। तो सोचो ये ऐसा क्यों होता होगा। ओके, मुंबई रिसीव्स 942 मिलीमीटर रेन्स इन वन डे इन 2005। मुंबई में जो 942 मिलीमीटर जितनी रेन हो गई, इतनी बारिश हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है ये। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर बढ़ने लगा। सुंदरवन इज सबमर्जिंग, सुंदरवन जो है वो डूबने लगा। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन खुम्बू स्नो रिवर ऑफ नेपाल। अभी नेपाल में एक बर्फ की नदी है जिसका नाम है खुम्बू। ओके, तो वो 5 किलोमीटर तक एकदम से वो रिड्यूस हो गई, उसमें 5 किलोमीटर तक का घटपन आ गया, वो एकदम से रिड्यूस हो गई, उतनी कमी हो गई वहाँ पे। आइस केप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स मेल्ट विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो कि हमारा कोल्ड डेजर्ट है, तो उसमें क्या हुआ कि 35 डेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। ओके, 1 मंथ में 4 या 5 दिन ज़्यादा, उतने ही दिनों में 3250 स्क्वायर मीटर्स तक की जो मेल्ट था ना, जो आइस केप थी ना, वो पिघल गई। तो वहाँ पे तो कौन, वहाँ पे आइस केप कैसे पिघल सकती है, वहाँ पे कौन ऐसे गर्मी करने जाएगा या फिर आग लगाने जाएगा। वो एटमॉस्फेयर की गर्मी की वजह से वो पिघल रही है। सोर्सेस ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, यानी कि नदियों में जो पानी का जो स्रोत होता है ना, वो कम हो रहा है, वो सूख जा रहा है। ये सारी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की नॉट से ग्रीन हाउस की इफेक्ट से जो हमारे रूटीन लाइफ में होती है, लेकिन हम 1-2 दिन में हमें पता नहीं चलता है। जब हम सर्वे करते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें पता चलती है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड। अभी अर्थ है वो कैसे गर्म होती है, तो अर्थ को गर्म होने के लिए कुछ गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि द मेन ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFS, एंड ऑल्सो कार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल, also halocarbons play an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to problem of global warming and climate change. अब यहाँ पे हमारी अर्थ का एक छोटा सा फॉर्मेशन दिया है, लाइक अभी हमारी अर्थ पूरी पानी में है तो ब्लू दिख रही है, राइट, लेकिन ये एक आग के गोले जैसे लग रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखो यहाँ पे ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई टेम्परेचर होता जा रहा है। यहाँ पे लिखा है नीचे फिगर शोविंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे अर्थ में जो टेम्परेचर है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा हाई टेम्परेचर है बहुत सारी जगहों पे। नीचे हमें सर्कल में गैसेस की प्रमाण दिए हैं अर्थ के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है जो कि 64% है, मीथेन है 10%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है 65% एंड हेलोकार्बन है 0.5%। और नीचे 7.7 में कुछ दिया है, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मेट्रिक टन्स CO2, यानी कि विश्व में जो हर एक इंसान होता है ना, वो 4.5 मेट्रिक टन CO2 को बाहर निकालता है। जब हम सांस लेते तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो ईच पर्सन यानी कि एक जो पर्सन होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सारे जो लोग होते हैं ना, वो 4.5 मेट्रिक टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। 100 years ago the amount of कार्बन डाइऑक्साइड वॉज 275 ppm, टुडे इज 350 ppm। अभी ppm का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। ओके, तो उसको हम दिखा सकते हैं 0.27, जो कि था बढ़ के आज हो गया है 0.35। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ppm मीन्स
पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 280 डिग्री ppm इज इक्वल टू 0.28%, यानी कि 280 पार्ट पर मिलियन का मीनिंग होता है 0.28%। जैसे कि हमने आगे ppm देखा कि जो 100 ईयर्स पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी तो सिर्फ 0.27% थी, जो आज बढ़ के 0.35% हो गई है। ओके, 100 ईयर में इतना कुछ हो सकता है, तो आगे के साल में बहुत कुछ हो सकता है, और जिससे हमारे टेम्परेचर को बहुत हार्म पहुंच सकती है, हमारे अर्थ को बहुत हार्म पहुंच सकती है। और यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है टेम्परेचर एनोमली, एंड यहाँ पे नीचे ईयर्स दिए हैं 1860, 1880, 900, 20 ईयर का पूरा यहाँ पे ग्राफ दिया है। फाइनल ईयर एवरेज एंड एनुअल ईयर एवरेज। तो एनुअल ईयर ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लोबल टेम्परेचर वो एकदम से हाई लो होता है, जो 1960 के बाद एकदम ही हाई हो रहा है। ओके, और फाइनल ईयर के एवरेज में ही ऐसा ही है। देखो यहाँ पे रेड लाइन आप देख सकते हो, हाई लो इस तरीके से हो रही है, एकदम से हाई फिर लो होती जा रही है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगी कि चलो भाई इस वक्त एटमॉस्फेयर एकदम से हमारा मेंटेन है। तो ये होता है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी यहाँ पे नीचे थिंक में पोर्शन दिया है। We know that the definite quantity of sugar or salt has to be added in vegetables or tea. What would happen if we add more sugar or salt? यानी कि हमें पता होता है कि जब हम कुछ खाना पका रहे होते हैं या तो फिर चाय बनाते होते हैं, उसमें जो शुगर सॉल्ट जो कुछ भी हम डालते हैं, तो वो हमें जितनी ज़रूरत हो उतना डालना चाहिए ना। तो अभी सोचो कि जब चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए या तो फिर सब्जी में सोल्ट ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। In the same way, there is a balance of proportion of gases in the atmosphere. Imagine what would happen to this balance if the proportion of carbon dioxide increase in the atmosphere. और हमारे यहाँ पे गैसेस का भी कुछ ऐसा ही है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही होना चाहिए। अभी सोचो हम ज़्यादा शुगर वाली चाय नहीं पी सकते, अगर पीते हैं तो डायबिटीज़ जो होती है उसके हम शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा सोल्ट वाला हम नहीं खा सकते, थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड जो होता है उसका पानी हो जाता है, बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसका प्रमाण या तो फिर अदर गैसेस का प्रमाण एटमॉस्फेयर में सूटेबल होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। स्टडी द टेबल गिवन अबो, स्टेट हाउ मच आर वी रिस्पॉन्सिबल इन एडिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी कि हम सब ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में कितने रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम ना ही ट्री प्लांटिंग करते हैं और खामखा उनको हार्म करते हैं। हम ट्री का यूज़ करते हैं तो हमें उसका प्रमाण बढ़ाना चाहिए। हम वाटर को वेस्ट करते हैं, हम व्हीकल्स यूज़ करके, कार है, बाइक है, ऐसे व्हीकल्स यूज़ करके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमाण बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से हम एटमॉस्फेयर को हार्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, नंबर, प्लेस और थीम, इसके बाद टाइम एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज दैट एवरेज एग्रीवेट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईयर में या तो फिर 24 आवर्स में इतनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को, जो गैसेस होते हैं ना उसको रिलीज करते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हम कहते हैं उसको। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन जो होता है ना 200 मेगावाट का, वो ईयरली 9 लाख टन गैस रिलीज करता है। उसके बाद मोटर कार जो होती है ईयरली 7 करोड़ टन गैस रिलीज करते हैं। उसी तरीके से एसी, टीवी, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, फ्रीज, ओके 24 आवर्स में यहाँ पे बहुत सारे जो गैसेस है ना उसको इतनी मात्रा में, इतनी किलोग्राम्स मात्रा में उसको रिलीज करते हैं। यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं हमारा भी 1%, 0.1% कहीं ना कहीं हमारा भी हिस्सा है। तो अगर हम चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और हमारी हेल्थ को और हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। अभी जितना हमने लर्न किया उसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, समझना है। आगे का पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।